चलिए ध्यान दिया जाए। पिछले दिन तक हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी मैटर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे आती है। मैं आपको क्या बताया था कि यदि हम लोग किसी मेटल का सैंपल लेते हैं और उस सैंपल में देखते हैं तो बहुत सारे एटम्स के डाइपोल होते हैं, जो डाइपोल एक दूसरे से रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, और रैंडम डायरेक्शन में होने के कारण ये क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। रैंडम डायरेक्शन में होने के कारण क्या करता है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, और इस कैंसिल आउट के कारण इस मेटल पे जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। फिर मैं क्या बोला था कि यदि इसी सैंपल को हम लोग क्या करें कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख दें। अगर इसी सैंपल को हम लोग क्या करें, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख दें, मान लीजिए कि यही सैंपल है, और इस सैंपल में क्या किए कि बाहर से हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए, जिस मैग्नेटिक फील्ड का नाम रख दिए क्या, बी एक्सटर्नल। ये बी एक्सटर्नल लगाने का अपने पास बहुत सारे तरीके हो सकते थे। एक तरीका क्या था कि इस मेटल को आप क्या करिए कि किसी मैग्नेट के साथ चिपका करके रख दीजिए, और दूसरा तरीका क्या था कि या आप इस पे क्या करिए, बाइंडिंग कर दीजिए वायर का और उससे करंट बहा दीजिए। दोनों ही तरीकों से इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जा रही थी, ठीक ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए थे, व्हेन व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड magnetic field is applied to this sample of matter जब इस मैटर के सैंपल पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, देन ईच डाइपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, एक टॉर्क सारा एक्सपीरियंस किया था, एंड एलाइंग अलोंग बी एक्सटर्नल, और बी एक्सटर्नल के अलोंग ये सारे क्या हो रहे थे, एक डायरेक्शन में आ रहे थे टॉर्क एक्सपीरियंस करने के बाद। लेकिन इस टॉर्क एक्सपीरियंस करने के दौरान ये देखा गया क्या कि ये सारे मैग्नेटिक फील्ड जो सरफेस पर है उसमें ज्यादा अच्छा अलाइनमेंट है, जो सरफेस के सराउंडिंग में है उसमें ज्यादा अच्छा अलाइनमेंट है। लेकिन हुआ यूं कि इसके बीच वाले में अभी भी डिस्टरबेंस देखा गया कि बीच में जो है मटेरियल, इस मटेरियल के डाइपोल्स में अभी भी क्या है, डिस्टरबेंस है। तो डिस्टरबेंस है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 के बराबर में नहीं था, और ये मैटर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था। हम लोग इसमें दो फैक्टर देखे कि एक फैक्टर जो मैं बाहर से लगा रहा हूं, जैसे हम लोग वेक्टर एच बोले थे, और ये था आपका क्या, एक्सटर्नल फैक्टर था। और एक फैक्टर जो अंदर में डाइपोल के अलाइनमेंट के कारण आ रहा था, जिसे हम लोग क्या बोले थे, क्या, इंटरनल फैक्टर। अब देखो कि किसी में भी मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा बाहर से हम लगाएंगे, ये टॉर्क उतना अधिक एक्सपीरियंस करेगा। जितना टॉर्क अधिक एक्सपीरियंस करेगा, अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में आएगी छोटे छोटे डाइपोल की, और ये सारे डाइपोल ऐड ऑन हो करके एक स्ट्रांग मैग्नेट बनाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ये डिपेंड करता है कि ये मटेरियल कैसा हो। तो अगर लकड़ी में हम कितना भी मैग्नेटिक फील्ड लगा लें बाहर से, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने वाली नहीं है। लेकिन स्टील में लगाएंगे तो थोड़ी थोड़ी आएगी, आयरन में लगाएंगे तो और ज्यादा आएगी। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि हम कितना एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो इंटरनल फील्ड हमको कितना मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अब इसी चीज को हम बढ़ा करके आपको बोले थे क्या कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है बी नेट, जो आपका बी नेट होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है क्या, बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल के बराबर। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, दोनों फैक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उस दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक ना। मैं आपको लास्ट दिन ये भी बोला था कि जो बी नेट होता है, ये बी नेट प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, आई प्लस एच के, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम लोग हटाते हैं तो इक्वल टू में जब बदलता है तो एक कांस्टेंट म्यू नॉट आता है आई प्लस एच के बराबर।
बात समझ में आ रही है? अब देखना कि इस फॉर्मूले के बाद भी हम लोग एक टर्म लाए थे क्या, कि जैसे जैसे हम लोग बाहरी फैक्टर को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम लोग बाहरी फैक्टर को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे टॉर्क अधिक एक्सपीरियंस करता है और इंटरनल फैक्टर भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब सिंपल सा बात ये कि अगर हम लोग आई को देखें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, एच के, और यहां से आई इक्वल टू में हम लोग बदलते थे तो एक कांस्टेंट आता था क्या, एक कांस्टेंट आता था क्या, जीटा एच, है ना, आई इक्वल टू जीटा एच। फिर जब इसमें हम लोग रखे थे तो इसमें रखने से हम लोगों को मिला था क्या, बी नेट, बी नेट इक्वल टू जो मिला था, ये बी नेट इक्वल टू कितना, म्यू नॉट इंटू आई के जगह पर रखेंगे क्या, आई के जगह पर रखेंगे क्या, आई के जगह पर रखेंगे जीटा एच और प्लस एच, और इसमें से फिर हम लोग म्यू नॉट कॉमन किए थे तो ये आ गया था कितना, जीटा प्लस 1 इंटू एच के बराबर में ये आया था क्या, बी नेट। और ये इक्वेशन जो किताबों में लिखी हुई होती है, ये किताबों में लिखी हुई इक्वेशन, इसको किस तरीके से लिखा जाता है ये हम लोग कल लिख लिए। फाइनली इस जीटा के बारे में मैंने कल बताया था आपको कि ये जो आपका जीटा है, ये जो आपका जीटा है, ये जीटा क्या है, इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, जीटा इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसा है, यूनिटलेस भी और डायमेंशनलेस भी, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्वांटिटी नहीं कांस्टेंट है, क्या है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जो ये फैक्टर डिफाइड करता है क्या, कि हाउ मच मैग्नेटिक लाइंस, ये डिसाइड करता है क्या कि हाउ मच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है, हाउ मच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passes through the material, forces passes through the material, कि किसी भी मटेरियल से होकर के कितना ज्यादा लाइन पास करेगा, उस प्रॉपर्टी को डिसाइड कौन करता है, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी, जिसको हम लोग जीटा से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि अगर ऐसा हो कि हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगाएं, हो सकता है कि ये मटेरियल अपने से होकर के एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास ही नहीं करने दे, हो सकता है कि कुछ को पास करने दे, हो सकता है कि बहुत ज्यादा को पास करने दे, तो जिससे कम लाइंस पास होंगे उसका जीटा का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, जिससे अधिक लाइंस पास होंगे उसके जीटा का वैल्यू क्या होगा, अधिक होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब दो चीजें हम लोग देखे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो बी नेट होगा वो म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस एच के बराबर। बात समझ में आ रही है? अब मान लिया जाए, अब मान लिया जाए क्या कि अगर यहां पर कोई मटेरियल नहीं हो, इफ देयर इज नो मटेरियल, इफ देयर इज नो मटेरियल, नो मटेरियल होने का मतलब क्या हो, वैक्यूम हो, नो मटेरियल होने का मतलब क्या हुआ, क्या रहे, वैक्यूम रहे, जो हमने मटेरियल लगाया था उस मटेरियल के जगह पर क्या रहे, वैक्यूम। अब देखो कि अगर वैक्यूम रहेगा, अब अगर वैक्यूम रहेगा तो मान लीजिए कि ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये जगह जो है, ये जगह है पूरी की पूरी क्या, वैक्यूम है, यहां पर कोई मटेरियल नहीं है। अब इस मटेरियल में जब हम बी लगाएंगे, एच अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर जब हम अप्लाई करेंगे तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी, कोई मटेरियल ही नहीं है। तो जब कोई मटेरियल ही नहीं है भाई, तो इस केस में जो हम लोग बी नोट लिखेंगे, वो बी नॉट को हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई प्लस एच लिखते हैं, है ना। तो अंदर में कोई मटेरियल रहेगा तब तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इंटरनल कारण बनेगा, अंदर में मटेरियल ही नहीं है तो बी नॉट इक्वल टू, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एच। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि अंदर में वैक्यूम है, अंदर में एटम रहता तब तो एटम का डाइपोल बनता, लेकिन अंदर में कोई एटम ही नहीं है तो कोई डाइपोल बनेगा क्या, कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्या? तो इंटरनल फैक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितनी हो जाएगी, 0, और फाइनली क्या आएगा, बी नॉट इक्वल टू आएगा क्या, म्यू नॉट एच। अब जरा सा ध्यान देना, जरा सा ध्यान देना कि अगर बात किया जाए किस चीज का, परमिएबिलिटी का, तो हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर करके इसको पढ़ते। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे दो चीज, एक तो पढ़ते थे एप्सिलॉन नॉट,
एयर या वैक्यूम के लिए परमिटिविटी, एक किसी मीडियम का पढ़ते थे एप्सिलॉन एम, और एक पढ़ते थे क्या, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें किस चीज के लिए, अगर हम लोग बात करें कि फॉर एनी गिवन मटेरियल, फॉर एनी गिवन मेटल having magnetic permeability, having magnetic permeability म्यू नॉट एम, कोई मटेरियल है जिसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू एम दिया हुआ है, तो वैक्यूम में था तो वैक्यूम का परमिएबिलिटी रख रहे थे। तो अगर मीडियम का हम लिखेंगे बी नेट, तो बी नेट लिखेंगे तो उस मीडियम का परमिएबिलिटी लिखेंगे, और एक्सटर्नल फैक्टर तो वही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये अगर मीडियम का परमिएबिलिटी हो तो बी नेट इक्वल टू कितना लिखेंगे, म्यू एम एच। वैक्यूम के लिए निकाले तो म्यू नॉट लिखे, मीडियम के लिए निकालेंगे तो म्यू एम लिखेंगे। अब ध्यान देना कि अगर हम बी नेट इक्वल टू इधर म्यू एम एच लिख रहे हैं और बी नेट इक्वल टू यहाँ पर म्यू नॉट आई प्लस एच लिख रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? तो आप देखिए यहाँ ध्यान से कि बी नेट को हम लिख रहे हैं म्यू नॉट आई प्लस एच, और यहाँ पर हम जो बी नेट को लिख रहे हैं वो कितना लिख रहे हैं, म्यू एम एच। अब ध्यान से देखना कि इन चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह पर कर रहे हैं। अभी तक क्या पढ़े हैं भाई, तो अभी तक पढ़े हैं एक बी नेट इक्वल टू पढ़े हैं कितना, म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच। यहीं से एक दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े हैं, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा टाइम्स एच, है ना। और अभी एक चीज पढ़ रहे हैं क्या, कि जो बी नेट है वो बी नेट है किसके बराबर में, म्यू एम इंटू एच के बराबर। बात समझ में आ रहा है? जरा इस दोनों का आप देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, यानी कि म्यू नॉट इंटू 1 प्लस, अगर लिखेंगे जीटा एच, 1 प्लस जीटा एच, तो इक्वल टू ये किसके बराबर में आना चाहिए, म्यू एम एच के बराबर में आना चाहिए। और म्यू एम एच के बराबर में, तो एच से इसमें से एच कॉमन लेकर के कट जाएगा, एच कॉमन लेकर के कटेगा तो म्यू एम इंटू 1 प्लस जीटा लिखेंगे, 1 प्लस जीटा इंटू एच लिखेंगे, और इक्वल टू कितना लिखेंगे, म्यू एम एच। तो तुम ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो है तो ये एच और ये एच जाएगा, और यहाँ से बचेगा क्या, म्यू एम इक्वल टू बचेगा म्यू नॉट इंटू 1 प्लस कितना, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस कितना, जीटा। बात समझ में आ रहा है, कितना बचेगा, म्यू एम इंटू 1 प्लस कितना, जीटा बचेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि म्यू एम का वैल्यू एक आया म्यू नॉट पल इंटू 1 प्लस जीटा। कहाँ से, तो ये तीनों रिलेशन को वेरीफाई करने के बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, एच से एच कटेगा, म्यू एम इक्वल टू म्यू नॉट बाई 1 प्लस जीटा। अब आप जरा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग एक टर्म पढ़ते थे क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या पढ़ते थे, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ते थे एप्सिलॉन आर, और ये क्या लिखते थे, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो अब ध्यान देना कि जो टर्म है अपने पास, जो टर्म है क्या, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और इस रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू आर लिखेंगे। जैसे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन आर लिखते थे, ऐसे ही म्यू नॉट, म्यू एम और म्यू आर लिखेंगे। और ये कहता क्या है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है, इसके बारे में कहता है क्या, कि इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of permeability of a medium, permeability of a medium, of a medium के किसी मीडियम का परमिएबिलिटी जिसको हम लोग म्यू एम बोलते हैं, टू द परमिएबिलिटी ऑफ, टू द परमिएबिलिटी ऑफ किस चीज का, टू द परमिएबिलिटी ऑफ किस चीज का, वैक्यूम का। कि किसी मीडियम के परमिएबिलिटी और वैक्यूम के परमिएबिलिटी का जो रेशियो ले लेते हैं, वही रेशियो क्या देता है, रिलेटिव परमिटिविटी।
जैसे यहाँ पर क्या लिखते थे, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे कि जो म्यू आर है वो क्या लिखेंगे, म्यू एम अपॉन क्या, म्यू नॉट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब यहाँ से देखना ध्यान से कि अगर हमको म्यू आर लिखना है, तो अगर हमको म्यू आर लिखना है तो म्यू एम के जगह पर अभी देखना कि पीछे हम लोग निकाले हैं म्यू नॉट वन प्लस जीटा, इधर निकाले हैं म्यू नॉट वन प्लस जीटा, तो म्यू एम के जगह पर म्यू नॉट इंटू वन प्लस म्यू नॉट इंटू वन प्लस जीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और नीचे कितना है, म्यू नॉट है। देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट खत्म, बचा क्या, रिलेटिव परमिटिविटी म्यू नॉट आर इक्वल टू वन प्लस क्या, वन प्लस क्या, वन प्लस जीटा। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपको दो कांस्टेंट है आपके पास, एक है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एक है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है, इसमें आप जो पढ़े थे वो पढ़े थे कांस्टेंट कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम लिखते थे हम, है ना। और इसी एप्सिलॉन एम को जो है हम लोग लिखते थे कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और एक कांस्टेंट है हमारे पास क्या, एक कांस्टेंट है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक कांस्टेंट, जिस मैग्नेटिक कांस्टेंट को हम लोग कितना लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो अगर यहाँ से हमको म्यू नॉट लिखना हो, ध्यान देना कि अगर यहाँ से हमको म्यू नॉट लिखना हो, तो अगर किसी मीडियम के लिए बात करेंगे, तो मीडियम के लिए बात करेंगे तो यहाँ म्यू नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, म्यू एम लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? और इसी म्यू एम को जो है तो हम लोग म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन कितना लिखेंगे, 4 पाई। तो हम आपको एक एग्जाम्पल दिए थे वहां पर क्या, कि अगर पानी का रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, अगर पानी का रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, इसका मतलब कि वैक्यूम के अपेक्षा पानी में 1/80 टाइम्स फोर्स लगेगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन यहां पर देखो रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी 100 है, इसका मतलब वैक्यूम में जितना मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा उसका 100 गुना ज्यादा फोर्स उस मीडियम में क्रिएट होगा। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या होगा कि रिलेटिव परमिएबिलिटी 5 है, इसका मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 5 गुना अधिक मैग्नेटिक फील्ड देगा। बात समझ में आ रहा है? किसी मटेरियल का 50 है, इसका मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 50 गुना अधिक देगा, लेकिन परमिटिविटी उतना गुना कम देता था, क्योंकि डिवाइड होता था इस मीटर, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको दिख रहा है। तो अगर किसी मीडियम का कहे कि परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी 500 है, इसका मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इसमें कितना गुना ज्यादा फोर्स लग रहा है, 500 गुना ज्यादा फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रहा है इतना? अब देखो कि यहां से तुमको रिलेटिव परमिएबिलिटी का दो फॉर्मूला निकला, एक तो म्यू एम बाई म्यू नॉट, ये जानते ही थे। यहां से जीटा वाला टर्म हम म्यू एम का रखे तो 1 प्लस जीटा एक अलग फॉर्मूला मिला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जीटा। अब तुम देखो कि जीटा का वैल्यू अगर 1 से कम रहेगा, तो 1 से कम रहेगा तो 1 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद अगर नेगेटिव में रहे इसका वैल्यू, मान लीजिए 0 से कम रहे, तो नेगेटिव में रहेगा तो ये 1 से और छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? 1 से छोटा चीज से किसी चीज में मल्टीप्लाई कर दें तो और क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम शो करेगा। अगर इसका वैल्यू 0 हो तो वैक्यूम के जैसा शो करेगा, अगर 1 से अधिक हो तो उसमें 1 ऐड होकर के और अधिक बढ़ाएगा, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ाएगा। और अगर जीटा का मान बहुत ज्यादा हो, इसका मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? एक दूसरी चीज देखो कि हम लोग पीछे अभी पढ़े हैं क्या, हम लोग पीछे पढ़े हैं क्या, कि पीछे पढ़े हैं एक चीज कि बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच, और यहाँ बी नेट इक्वल टू पढ़े हैं म्यू एम एच। या इसी बी नेट को आप जो है, तो इसी बी नेट को आप बी ऑफ किसी मीडियम का भी बोल सकते हैं, बी एम। बात समझ में आ रहा है? तो देखो दो चीज हम लोग जाने हैं अभी, दो चीज जाने हैं क्या सब भाई? तो एक पहला चीज जाने हैं कि बी नॉट इक्वल टू जो है वो कितना, म्यू नॉट एच। यहां से तुम देखो ध्यान से कि अगर हम लोग म्यू नॉट का वैल्यू निकालें तो कितना मिलेगा, बी नॉट अपॉन एच, मिलेगा कि नहीं? और एक दूसरा चीज हम लोग पढ़े हैं क्या, कि बी एम इक्वल टू कितना पढ़े हैं, म्यू एम इंटू कितना, एच। इसका मतलब अगर यहां से हम लोग निकालना चाहे म्यू एम,
तो ये कितना मिलेगा, बी एम अपॉन कितना, एच। अब जरा सा ध्यान से देखो कि रिलेटिव परमिटिविटी कहता है क्या। रिलेटिव परमिटिविटी कहता है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और बाय परमिटिविटी ऑफ किस चीज का, बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैल्यू पुट करिए जरा सा म्यू एम का वैल्यू, तो म्यू एम का वैल्यू पुट करिएगा तो कितना आएगा, बी एम बाई एच, है ना। और म्यू नॉट का वैल्यू पुट करिएगा तो कितना आएगा, बी नॉट बाई एच। इसको सॉल्व करिएगा तो बी एम बाई एच और इनटू ये वाला पलट के मल्टीप्लाई होगा, तो एच अपॉन कितना आएगा, बी नॉट, एच से एच कैंसिल होगा, और यहां से आपको म्यू आर का एक और फॉर्मूला मिलेगा क्या, कि बी एम अपॉन कितना, बी नॉट। बी एम क्या है, तो किसी भी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और बी नॉट क्या है कि वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो हम यहां से रिलेटिव परमिटिविटी का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है, जो आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी है, परमिटिविटी नहीं, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है इज डिफाइंड एज द, is defined as the ratio of, is defined as the ratio of magnetic field, is defined as the ratio of magnetic field in, magnetic field in any medium, any medium, किसी भी मीडियम में उसका मैग्नेटिक फील्ड bm, ठीक ना। या हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम लिखते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, ऐसे लिखे, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, एनी मीडियम इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन दैट मीडियम, कि उस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, जिसको हम लोग बीएम बोलते हैं, टू द मैग्नेटिक फील्ड, टू द मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, कि वैक्यूम में जितना मैग्नेटिक फील्ड है और उस मीडियम में जितना मैग्नेटिक फील्ड है, इस दोनों का अगर हम लोग रेशियो ले लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल के आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम का। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आपको ध्यान देना है क्या, कि किसी भी मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? कि यहां पर देखिए आप फॉर्मूला में म्यू आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है 10 का पावर -7, और म्यू आर जितना ज्यादा बढ़ेगा इस कांस्टेंट का वैल्यू उतना ज्यादा, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इसके बढ़ने से उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो म्यू आर जितना बढ़ेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतना बढ़ेगा, इसका मतलब जीटा भी जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये जीटा जो है ये एक फैक्टर है, जो फैक्टर ये डिसाइड करता है कि यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड गुजरा, कोई सा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गुजरा, तो ये अपने से होकर के कितना मैग्नेटिक फील्ड को जाने देगा। बात समझ में आ रहा है? अगर लकड़ी रख दें कि किसी मैग्नेटिक फील्ड को जाने, तो यहां से या तो ऐसे तरफ के जाएगा या तो पीछे से जाएगा। अगर कोई और मटेरियल लग दे तो थोड़ा थोड़ा को जाने देगा, तो कुछ कुछ इससे होकर के जाएगा, बाकी आर पार होकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट आयरन रख दे और बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड आए, तो ऐसे आएगा और यहाँ पे रखा हुआ है लोहा छोटा सा, कहेगा कि चलिए सब मेरे से होकर के गुजर। बात समझ में आ रहा है? तो ये अधिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है क्या, कि कितना भी मैग्नेटिक फील्ड आया समेट करके सारे को अपने से गुजार दिए। इसका मतलब ये क्या हुआ, एक बेहतर मैग्नेटिक मटेरियल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी का म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जीटा याद रखना है, और बाकी सारी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जो है आपका वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलता जुलता फॉर्मूला है। वहां भी हम लोग एफ एम अपॉन एफ नॉट लिखते थे, है ना, एफ एम अपॉन एफ नॉट, यहाँ बी एम अपॉन बी नॉट, है ना। यहाँ हम लोग म्यू नॉट अपन म्यू आर लिखते थे, यहाँ म्यू एम अपॉन म्यू नॉट लिख रहे हैं, वहाँ एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते थे। तो ये सारी चीजें वहां से रिलेटेड ही है। एक नया टर्म यहाँ पर आता है क्या, जीटा, और जीटा से रिलेटेड हम लोगों का रिलेटिव परमिटिविटी क्या, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जीटा। अब देखो
कि हम तुमको यहां से दो चीज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, दो चीज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि एक आई इक्वल टू हम लोग लिखे थे कितना, आई इक्वल टू लिखे थे जीटा एच। बात समझ में आ रहा है? तो अगर जीटा के बारे में लिखेंगे तो जीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई अपॉन एच। बात समझ में आ रहा है? एक चीज तो ये है जीटा इक्वल टू कितना, आई अपॉन एच, और दूसरी चीज है कि अपने पास म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस कितना, जीटा। ये दो फॉर्मूला लेकर के हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। अब देखना कि एच जो है, ये जो एच है आपका, ये एच है क्या, एक्सटर्नल फैक्टर है, मतलब हम बाहर से कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाल रहे हैं। और ये आई जो है, ये आई क्या है, ये आपका इंटरनल फैक्टर है। मैं पिछले दिन से ये सारी चीजें आपको बताता जा रहा हूं। अब देखिए कि किसी में हम थोड़ा सा ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाले, थोड़ा सा हम मैग्नेट का हवा लगाए उसमें, और इस मटेरियल में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, तो ऊपर बहुत ज्यादा हो गया, नीचे बहुत कम रहा, जीटा कितना होगा, ज्यादा होगा। अगर हम बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाहर से लगाए और उसमें थोड़ी सी मैग्नेटिज्म आई, तो नीचे बहुत ज्यादा हुआ एक्सटर्नल फैक्टर, ऊपर कम हो गया, जीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोगों को अब सोचना है कि जो मेटर्स हैं हमारे चारों तरफ के मटेरियल्स हैं, इस मटेरियल को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। इस मटेरियल को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तीन कैटेगरी में। और इस तीन कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे द मटेरियल्स या मेटर्स लिखिए, जो भी लिखना है, द मेटर्स आर कैटेगोराइज इन थ्री कैटेगरी। तीन कैटेगरी में इसको बांटा गया है। और इस तीन कैटेगरी में जो पहला है वो है क्या, ये पहला जो है वो है क्या, डाया मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक ना। दूसरा जो है वो है क्या, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये है क्या, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और तीसरा जो है ये है क्या, ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तीन कैटेगरी में। अब हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके इन तीनों कैटेगरीज का। हम चर्चा करेंगे किसका, एक एक करके इस तीनों कैटेगरी का। और ये तीनों कैटेगरी कैसे होते हैं, जिनके बारे में हमको ये दो ही फैक्टर डिसाइड कर देगा। जिसका जीटा ज्यादा होगा उसका म्यू आर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। म्यू आर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा। और आपको पता है कि 0 से 1 के बीच का अगर कोई नंबर हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट और छोटा हो जाता है, 1 से तो बड़ा हो जाता है, और 1 से ज्यादा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, बढ़ता है। जैसे आधा से गुना करेंगे और कम जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो बराबर रहेगा, और 1 से ज्यादा से गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बस इतनी बातों को हम लोगों को जानना है। और फिर यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे क्या, यहाँ से शुरू करेंगे पहला मटेरियल जिसका नाम है क्या, डाया मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये डायामैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ, देखना कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में कहता है क्या कि द एटम्स ऑफ दिस मटेरियल्स, द एटॉमिक डाइपोल कौन बना रहा है, एटम बना रहा है किसी भी मटेरियल में। डाइपोल का कौन बना रहा है किसी भी मटेरियल में, एटम बना रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं। एक एटम में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, और हर इलेक्ट्रॉन का डाइपोल जुड़ करके एक एटॉमिक डाइपोल बना रहा है, जिसे हम लोग एरो से दिखाए थे। वो एक एटम का डाइपोल था जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बने हुए थे। हो सकता है कि दो कैंसिल कर दे, 3 इलेक्ट्रॉन है तो हो सकता है कि दो का डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर दे और तीसरा इफेक्टिव रहे। तो इलेक्ट्रॉन का डाइपोल नहीं, किसका डाइपोल, एटम का डाइपोल। तो इसमें क्या होता है, द एटॉमिक डाइपोल्स ऑफ मटेरियल, रिपेल ईच अदर। क्या करता है, रिपेल ईच अदर बाय वेरी स्मॉल
बाय वेरी स्मॉल फोर्स, कि ऐसे मटेरियल्स में क्या होते हैं कि डाइपोल जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत छोटे से फोर्स से रिपेल करते हैं। अब रिपेल करने का मतलब क्या हुआ, देखो रिपेल करने का मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल इधर मैंने लगाया तो इसका इंटरनल क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जैसे ही रिपेल किया इसका मतलब अगर मैंने एक्सटर्नल इधर लगाया तो इंटरनल भी इधर होना चाहिए था, लेकिन रिपल्सन नेचर है तो क्या दिखाएगा, अपोजिट में दिखाएगा। इसका मतलब सिंपल सा बात हुआ क्या कि आई एंड एच आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों किस में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एंड यहां से ये भी मिलेगा क्या कि आई एंड एच हैव, दोनों वेक्टर है, तो अगर एक को पॉजिटिव मानोगे तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में कैसा मानोगे, नेगेटिव मानोगे। तो आई एंड एच हैव जो है तो क्या होगा, डिफरेंट साइन होगा। बात समझ में आ रहा है, आई एंड एच के पास क्या होगा, डिफरेंट साइन होगा। अब डिफरेंट साइन होगा तो आप देखिए कि जो हम लोग जीटा लिखते हैं, जीटा इक्वल टू कितना लिखते हैं, एच अपॉन आई की आई अपॉन एच, जीटा इक्वल टू लिखते हैं कितना, आई अपॉन कितना, एच। अब ये दोनों अपोजिट साइन का है, मतलब ये अगर पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव में नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। बात समझ में आ रहा है, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा भैया, तो ये देखो कि जो हम लोग म्यू आर के बारे में जानते हैं, जो हम लोग जानते हैं म्यू आर के बारे में, ये कितना जानते हैं, 1 प्लस जीटा, और ये जीटा का वैल्यू कैसा आ रहा है यहाँ पे, नेगेटिव। नेगेटिव में बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं आएगा, स्लाइटली नेगेटिव। ये दोनों लगभग लगभग आई और एच जो है, तो दोनों दोनों लगभग लगभग जो है सो बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। तो लगभग बराबर होता है तो इसको डिवाइड करेंगे तो छोटा सा वैल्यू मिलेगा, लेकिन अपोजिट साइन में तो कैसा वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव स्मॉल वैल्यू मिलेगा। कैसा मिलेगा, नेगेटिव स्मॉल वैल्यू मिलेगा। और नेगेटिव स्मॉल वैल्यू जब मिलेगा भाई, तो जो म्यू आर है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1। 1 में से थोड़ा घट जाएगा नेगेटिव वैल्यू, तो घट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन 1। अब लेस देन 1 आ गया, तो 1 से छोटे किसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब ये कभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। क्यों कि सबसे कम मैग्नेटिज्म हुआ किस में, वैक्यूम में। कितने के बराबर में, म्यू नॉट के बराबर में। अगर जीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो, बात समझ में आ रहा है, तो म्यू नॉट के बराबर में, म्यू आर के बराबर में हो रहा है, लेकिन 1 से कम कर देंगे तो उससे भी कम ना हो जाएगा जी, उससे कम हो जाएगा तो वैक्यूम से कम भी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा क्या, नहीं करेगा। वैक्यूम से कम भी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा क्या, एक तो वैक्यूम, उससे भी कम का बात हो रहा है यहाँ, मतलब ये कभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। और ऐसे मटेरियल क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये है कोई सा मटेरियल, ये है कैसा मटेरियल, ये है डायामैग्नेटिक मटेरियल, तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा, इधर से मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आया, तो ये इसको अपने से नहीं जाने देगा, ये ऐसे करके अपना रास्ता बदल के क्या होगा, चला जाएगा, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होगा, स्मॉल फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उसके डाइपोल्स के बीच में, जिससे क्या होगा कि आई और एच अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आई और एच का डिफरेंट साइन होगा। डिफरेंट साइन होने का मतलब जीटा का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव, और जीटा का वैल्यू नेगेटिव आया तो ये दोनों लगभग लगभग बराबर ही होते हैं, तो ये स्लाइट नेगेटिव होगा, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होगा, 1 से छोटा ही। बात समझ में आ रहा है, 0.5 आ सकता है, 0.3 आ सकता है, 0.2 आ सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये वैल्यू 1 से छोटा हो गया, इसमें से 0.5 माइनस कर लेंगे तो 0.5 ही ना बचेगा, 1 से छोटा। अब रिलेटिव परमिटिविटी मान लो हाफ है, इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना, जितना वैक्यूम में था उसका भी आधा। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, मतलब ये कभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा ही नहीं। बात समझ में आया। इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है क्या, इसके बाद जो आता है आपका दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर डाया के बाद आता है क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या आता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में क्या कहेगा,
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में क्या कहेगा आपको कि द एटॉमिक डाइपोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, वहां पर रिपेल कर रहा था, यहां पर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर बाय वेरी स्मॉल फोर्स, बहुत छोटे फोर्स के द्वारा ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बाय वेरी स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बहुत छोटे फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट करने का मतलब क्या कि एच इधर लगाए तो आई भी छोटा सा ही लगा, लेकिन इधर ही लगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई होगा एंड जो एच होगा, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों किस में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ हैव कैसा साइन, सेम साइन होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव, और एक नेगेटिव तो दूसरा भी क्या, नेगेटिव। दोनों के पास साइन कैसा होगा, सेम साइन होगा, एच और आई दोनों के पास। अब देखो कि सेम साइन हुआ, तो अगर हम लोग जीटा का बात करें, तो जीटा का जब बात करेंगे तो जीटा कितना लिखते हैं, आई अपॉन एच। ये अगर पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, और ये अगर नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, दोनों का सेम साइन है। अगर ये प्लस तो ये भी प्लस, और ये माइनस तो ये भी माइनस, तो भाई ये जीटा का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव, लेकिन अभी भी कैसा आएगा, स्मॉल पॉजिटिव आएगा। क्यों कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्मॉल ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्मॉल है। स्मॉल होने का मतलब क्या कि मैंने बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर लगाया तो भी अंदर का डाइपोल थोड़ा सा अलाइन हुआ, मतलब एच का वैल्यू बहुत ज्यादा और आई का वैल्यू क्या, बहुत कम। मैं बाहर का फैक्टर बहुत ज्यादा लगाया लेकिन अंदर का फैक्टर बहुत कम अट्रैक्ट किया, तो मैग्नीट्यूड कम बट्टा ज्यादा कम न हो जाएगा। पीछे भी क्या था, रिपेल कर रहा था, मतलब मैं बाहर से अगर बहुत लगा रहा था तो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत कम मिल रहा था, स्मॉल फोर्स ऑफ रिपल्सन। बात समझ में आ रहा है, मतलब इंटरनल फैक्टर कम हो रहा था, तो कम बाई ज्यादा मतलब जीटा का वैल्यू कितना आएगा, स्मॉल आएगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें देखिएगा आप कि जब जीटा का वैल्यू पॉजिटिव आया और स्मॉल आया, इसका मतलब अगर हम लोग म्यू आर का बात करेंगे तो आएगा कितना, 1 प्लस जीटा, और जीटा आपकी बार कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये जो म्यू आर मिलेगा, ये म्यू आर कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन 1 मिलेगा। अब 1 से ज्यादा जब रिलेटिव परमिटिविटी है, इसका मतलब वैक्यूम में जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना हम अप्लाई किए हैं उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, है ना। मतलब ये सब्सटेंस थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। मतलब क्या कि अगर ये मटेरियल है तो ये इधर से अगर मान लो कि 3 लाइन आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये 2 को कहेगा कि भैया चल जाओ तुम ऐसे ही, हम तुमको गुजरने नहीं देंगे, लेकिन एक को कहेगा कोई बात नहीं तू चला जा, रास्ता नहीं है ना। मतलब थोड़ा सा ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ज्यादा। मतलब हम एक्सटर्नल फैक्टर लगाए ज्यादा तो उससे इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, लेकिन कितनी आई, बहुत थोड़ी सी आई। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है क्या, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो सबसे सुपर सब्सटेंस 3 नंबर पे, कौन सा सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कहता है, कहता है क्या कि द एटॉमिक डाइपोल्स, इसका जो एटॉमिक डाइपोल्स है, द एटॉमिक डाइपोल्स, एटॉमिक डाइपोल्स में मतलब एटम के कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल्स, ठीक ना, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अट्रैक्ट करने का मतलब हुआ कि जो एच और आई होगा ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। एच एंड आई आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों कैसे डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एच एंड आई हैव सेम साइन, दोनों का साइन भी कैसा होगा, सेम साइन होगा। अब जरा सा देखना कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है,
बहुत स्ट्रांग फोर्स है, अभी दोनों में जो है तो वीक फोर्स है। मतलब हम H का वैल्यू अगर हाई डाल रहे थे तो I का वैल्यू कैसा आ रहा था, लो आ रहा था, और लो अपॉन हाई क्या आएगा, स्मॉल वैल्यू मिलेगा। अट्रैक्शन में भी, रिपल्सन में भी क्या हो रहा था भाई, रिपल्सन वाले में भी क्या हो रहा था कि H का वैल्यू हम कैसा डाल रहे थे, हाई। बाहरी फैक्टर हम बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाए, अंदर में कितना रिपल्सन हुआ, छोटा सा रिपल्सन हुआ। छोटा सा रिपल्सन हुआ तो जीटा का वैल्यू कितना आया, स्मॉल रिपल्सन आया। लेकिन अब की बार भाई साहब कमाल हो गया, अब की बार कमाल ये हो गया कि जो जीटा हम लोग लिखे, जीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे, I बाई एच, बहुत ज्यादा फोर्स से रिपल्सन कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है। इसका मतलब हम H का वैल्यू छोटा सा ही डाले कि देखे कि सारा एकदम मस्त मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है अंदर में। बात समझ में आ रहा है, हम एक्सटर्नल फैक्टर थोड़ा सा ही मैग्नेटिक फील्ड लगाए कि देखे मटेरियल में अंदर पूरा का पूरा जबरदस्त मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसका मतलब H छोटा डाले तो I कितना मिला, ज्यादा मिला। दोनों का वैल्यू सेम है, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी। मतलब इस बार जो जीटा आएगा, जो जीटा आएगा ये पॉजिटिव आएगा, एंड इसका वैल्यू जो होगा वेरी लार्ज वैल्यू होगा। कैसा वैल्यू होगा, वेरी लार्ज वैल्यू। कि इसमें अगर अट्रैक्शन आ रहा था तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देने पे बहुत छोटा सा इंटरनल फैक्टर मैग्नेटिक जैसा बिहेव कर रहा था। बात समझ में आ रहा है, लाए कुछ मैग्नेट लगाए हैवी, और वो मैग्नेटिक के जैसा थोड़ा सा शो किया, स्टील जैसा होता है ना, थोड़ा सा शो किया, तो वैल्यू पॉजिटिव तो है लेकिन कैसा वैल्यू है, छोटा वैल्यू है, बहुत छोटा वैल्यू है। अब यहां पर क्या किया हम लोग कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में छोटा सा हम एक्सटर्नल फैक्टर लगाए, अंदर देख रहे हैं एकदम मस्त मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। इसका एग्जांपल है कौन, सॉफ्ट आयरन कोर। अब समझ में आ रहा है कि सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग हमेशा यूज क्यों करते थे, क्यों कि कॉइल अगर छोटा सा भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो ये आयरन कोर जो अंदर में होगा वो मस्त मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगेगा और एक बहुत हैवी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आ रहा है, तो हमारा काम क्या होगा और मजेदार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में चाहे और भी डिवाइसेस में हमेशा सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने का कारण एक ही था, ये बहुत ही हैवी मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। अब जीटा का वैल्यू हुआ क्या, हाई हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो अगर हम लोग यहां से म्यू आर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1 प्लस जीटा, और जीटा का वैल्यू इस बार पॉजिटिव है और क्या है, हाई वैल्यू है। इसका मतलब म्यू आर का जो वैल्यू आएगा मच 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 ग्रेटर देन कितना, करीब करीब ये जाता है 10 का पावर 6 वाले रेंज में। बात समझ में आ रहा है, तो 1 के रिस्पेक्ट में कितना गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 से बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए ये सुपर मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। क्या भाई, तो अगर हम एक मेटर लेंगे और मेटर लेंगे और कहेगा कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड सारे इधर से आ रहे हैं, तो कहेंगे कि आप लोग बाहर मत जाइए, सब लोग आइए मेरे यहाँ से हो करके गुजरिए, सब लोग आइए मेरे यहाँ से हो करके गुजरिए, सब लोग आइए मेरे यहाँ से हो करके गुजरिए। बात समझ में आ रहा है, तो अब ये क्या कर रहा है, अधिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, अधिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इसीलिए एक ऐसा सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सारा गेम किसका था, इस जीटा का, और जीटा किस पे डिपेंड कर रहा था, I बाई एच पे। हम देखे बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड डाले, अंदर छोटा सा मैग्नेट के जैसा अट्रैक्ट किया, जीटा का वैल्यू बहुत छोटा आया लेकिन पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आया तो ये थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बढ़ाया, 1 से थोड़ा सा ही ना बड़ा होगा, ये स्लाइटली बड़ा होगा 1 से। अगर ये रिपल्सन भी किया तो रिपल्सन भी किया तो इसका वैल्यू छोटा सा आया लेकिन नेगेटिव आया, तो ये 1 से स्लाइटली छोटा हुआ, ये मैग्नेटिक और घटा लिया अपना, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और अपना क्या किया, घटा लिया। इधर क्या किया भाई, हम हाई मैग्नेटिक फील्ड लगाए, पॉजिटिव आया लेकिन बहुत छोटा वैल्यू आया जीटा का, छोटा वैल्यू आया तो 1 से स्लाइटली बड़ा हुआ। जीटा का वैल्यू पॉजिटिव ऐड करेंगे लेकिन बहुत छोटा सा, तो 1 से छोटा सा बड़ा मिलेगा। लेकिन जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आया तो ये बहुत हाई अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा है। तो हाई अट्रैक्शन का क्या मतलब कि अंदर से अगर हम छोटा सा भी मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो छोटा सा ही मैग्नेटिक फील्ड लगाए बाहर से, और अंदर देख रहे हैं कि एकदम मस्त मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, तो H का वैल्यू लो डाले, I क्या मिला, तो हाई अपॉन लो का वैल्यू कैसा आएगा, लार्ज आएगा।
तो जीटा का वैल्यू बहुत बड़ा है और पॉजिटिव है, तो 1 में बहुत बड़ा नंबर जब ऐड करेंगे तो 1 से तो और बहुत ज्यादा बड़ा न मिलेगा, और बहुत ज्यादा मिलेगा तो यही सब्सटेंस कैसा बिहेव करेगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसे। अब अगले दिन इसी तीनों को किस किस फैक्टर पर हम लोग और कैटेगराइज करते हैं, एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं क्या, कि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, इस तीनों में डिफरेंशिएट करिए। कोई दो दे देगा डिफरेंशिएट करने के लिए, या तीनों में कह देगा डिफरेंशिएट करने के लिए, तो हम लोग कॉलम बना के हर का प्रॉपर्टी लिख लिख के डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं अगले क्लास में आपको पीपीटी के द्वारा मैं दिखा दूंगा। पीपीटी में मैं टेबल बना के लाऊंगा, बहुत सारा फैक्टर है, और सारा फैक्टर जो सब हम लोग कहीं ना कहीं पीछे पढ़ लिए हैं उस सारे को एक जगह करके बस मैं आपको दिखा दूंगा, सब पर डिस्कस कर दूंगा, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर हो जाता है खत्म। लेकिन अभी इस पर 2 क्लास या 3 क्लास और जाए, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़ के आएंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। काफी आज के लिए, चलिए ठीक।